वेलकम टू मलुका आईएएस। हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज को रन कर रहे हैं, है ना, जिसमें हम लोग इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है, जिसमें जीडीपी से संबंधित क्या अवधारणा है उनको बहुत अच्छे से देखा, प्लानिंग को देखा, योजना से जुड़े हुए किस तरह के सवाल यूपीएससी पूछ रहा है उन चीज़ों को देखा, मुद्रास्फीति के बारे में भी चीज़ें हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझी। और अब हम लोग पिछली वीडियो में एग्रीकल्चर को समझ रहे हैं और आज जो है एग्रीकल्चर का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो कृषि को लेकर कल हम लोगों ने कुछ बेसिक अवधारणाएं देखी थी, किस तरह की एग्रीकल्चर के टाइप्स क्या होते हैं, है ना, कृषि के प्रकार क्या होते हैं, है ना, इससे जुड़ी हुई कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, है ना, बीज प्रतिस्थापन दर पढ़ा था, बीज ग्राम पढ़ा था, इससे संबंधित सारी चीजें हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से कवर कर ली थी। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं भाई, सबसे पहले तो आप ये देखो कि एमएसपी को लेकर क्या चीजें हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ना, ये क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह न्यूज में हर साल रहता है। इससे पहले किसान आंदोलन का जो मुद्दा चल रहा था, तो है ना, बहुत लंबा आंदोलन चला और उसमें एक डिमांड ये भी थी कि एमएसपी को जो है कंपलसरी कर दो आप हमेशा के लिए, और इसको लेकर एक कानून बना दो कि सरकार इसको कभी भी बंद नहीं करेगी। होता क्या है भाई, जनरली किसी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये। सरकार अगर कोई नहीं खरीदेगा ना, तो एक प्राइस सरकार घोषित कर देती है, इसके आधार पर हम लोग कहीं ना कहीं पर आपसे फसलें खरीदेंगे। एक कहीं ना कहीं पर सिक्योर करने का कॉन्सेप्ट है किसको, किसान को, है ना। अब इसके लिए सिफारिश कौन करता है, सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि सीएसीपी, ठीक है ना, यह जो संस्थान है इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। बस मेरा एक क्वेश्चन यहां पर याद रखना कि यह एक विधिक संस्थान है, ठीक है, क्योंकि इसको लेकर 1965 में एक्ट पारित किया गया था, जिसको लेकर इस संस्था का गठन किया गया था। तो कृषि एवं लागत मूल्य आयोग जो है आपका, यह इसकी सिफारिश पर एमएसपी को लागू किया जाता है ना, सिफारिशें ये करता है। तो इस संस्था के बारे में ये याद रखो कि यह एक विधिक निकाय है जिस जो एमएसपी को लेकर सिफारिश करता है। दूसरा, कितनी फसलों पर, 23 फसलों पर एमएसपी की घोषणा की जाती है सरकार द्वारा, है ना। अब मुझे एक चीज बताइए, हालांकि इसका एक फीडबैक ये है, नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि कुछ ही फसलों पर ज्यादा फोकस किया जाता है ना, तभी तो लोग गेहूं और चावल ज्यादा उगाते हैं, बाकी फसलों को छोड़ दिया जाता है इसमें, है ना। तो जनरली एक चीज ये देखो। और तीसरा, इन फसलों को लेकर यूपीएससी हालांकि एक बार सवाल पूछ चुका है, वो सवाल बहुत एक्सट्रीम लेवल का था, जिसमें बीच में से फसलें पूछी थी, बट उसमें कॉमन सेंस के आधार पर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अभी आप यहां पर देखिए, इसमें देखो खाद्यान्न की फसलें भी हैं, अभी के लिए इतना समझ लो, खाद्यान्न की फसलें भी हैं, इसमें दालें भी शामिल हैं, और प्लस इसमें तिलहन की फसलें भी, ठीक है, तिलहन की फसलें भी शामिल हैं। ठीक है, कल भाई मैंने आप लोगों को यह बताया था कि भारत किन उत्पादों के मामले में उत्पादन के तहत पहले स्थान पर है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कृषि अर्थव्यवस्था के तहत वही बनता है भाई। कल जो मैंने फसलें बताई थी कि कौन कौन से फसलों में भारत जो है पहले स्थान पर है और कौन सी फसलों में भारत उत्पादन के तहत द्वितीय स्थान पर है। तो एमएसपी को लेकर आप लोगों ने चीजें देखी, कौन करता है, कितनी फसलों को लेकर किया जाता है, और इसको लेकर सिफारिशें कौन करता है। दूसरा, एक गन्ने को लेकर एक मूल्य है भाई, ठीक है, जिसको बोलते हैं फेयर रेम्युनेटिव प्राइस। ठीक है, गन्ने को लेकर एमएसपी की तरह ही सरकार इस तरह का एक मूल्य घोषित करती है। देखो, यह करती है केंद्र सरकार अपने स्तर पर। एक बार सवाल यूपीएससी ने पूछा था इसको लेकर कि इसको अंतिम रूप से कौन लागू करता है, मतलब कौन कहता है, ठीक है, अंतिम निर्णय कौन लेता है। तो अंतिम निर्णय, सिफारिशें फिर भी इसको लेकर सीएसीपी ही करता है, बट अंतिम तौर पर देखोगे तो आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है वो इसका अंतिम निर्णय लेती है। तो याद रखना, इस तरह का सवाल यूपीएससी पूछ चुका है। अब देखो भाई, यह जो प्राइस है ये गन्ने का मिलों के लिए, वैसे अगर आप लोग देखोगे एक सवाल और यहां पर देख लो, ठीक है, चीनी की जो कीमतें हैं, चीनी की कीमतें जो हैं वह बाजार मूल्य के आधार पर चलती हैं। ठीक है, यह सवाल गड़बड़ कर सकता है भाई, आप लोग याद रखिएगा, चीनी की जो, शुगर की जो कीमतें हैं बाजार मूल्य के आधार पर चलती हैं। लेकिन जनरली अगर आप देखेंगे जो मिलें हैं, है ना, मिलें जो गन्ना खरीदती हैं किसानों से, उसके लिए सरकार ने एफआरपी को घोषित कर देती है सरकार की, इस आधार पर मिलों को न्यूनतम ये प्राइस तो किसानों को देना ही पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, एसआरपी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये स्टेट गवर्नमेंट जो है रेम्युनेटिव प्राइस जो है घोषित करती हैं गन्नों के लिए। ठीक है, राज्यों का समर्थन मूल्य है। इसके बाद अब इसमें क्या है, इसमें जनरली पॉलिटिक्स है।
है ना। पॉलिटिक्स क्या है कि राज्य, मान लीजिए केंद्र सरकार ने जनरली एक एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि 500 रुपए घोषित किया ना, तो एसआरपी जो है वो लगभग 1000 पे, राज्य अपनी तरफ से 500 रुपए कुछ और ऐड कर देगा, है ना, ताकि लोकल जो राजनीति है उसको आकर्षित किया जा सके वोट बैंक के लिए, है ना। तो इसमें एक सवाल ये बनता है, हमेशा के लिए यह चीज है कि एसआरपी जो है वो एफआरपी से अधिकतम ही होगा, वरना क्यों करेगी स्टेट गवर्नमेंट। सोच के देखिए, अगर केंद्र सरकार के मूल्य ही रखेगी राज्य सरकारें, तो फिर क्या इसको लेकर जरूरत क्या है एसआरपी की, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट बनता है कि एसआरपी जो है हमेशा जो है एफआरपी से ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर भी आप लोगों ने चीजें अच्छे से देख ली। गन्ने को लेकर प्रशासित मूल्य है, 3 योजनाएं हैं कृषि को लेकर, उसको भी समझ लो। पीएम किसान है, जल्दी जल्दी बता देते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पीएम किसान जो है उसके तहत तो आपको पता है कि भी 6000 रुपए मिलते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं। बस उसको लेकर एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि वह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, राज्य सरकारों का कोई लेना देना नहीं है। 3 किस्तों में 6000 रुपए सरकार देती है किसानों को, है ना। एक चीज तो ये। दूसरा, पीएम किसान मानधन जो योजना है, ठीक है, मानधन योजना है। उद्देश्य देख लीजिए भाई, एक एक लाइन में, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। अगर मेन उद्देश्य पूछ लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। मानधन योजना जो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है किसान को। कैसे? किसान को भी पेंशन के तौर पर लगभग एक अमाउंट मिलती है ना। बहुत सारी मानधन स्कीम्स आई है ना हर क्षेत्र में, तो उसी तरह से किसान के लिए भी थोड़ा बहुत किसान प्रीमियम पे करे, सरकार भी पे करेगी, और अंत में लगभग 60 वर्ष की आयु के बाद किसान को भी एक पेंशन के तौर पर एक न्यूनतम राशि दी जाएगी। दूसरा, तीसरी क्या है भाई स्कीम, एक स्कीम बनती है पीएम आशा, ठीक है। पीएम आशा स्कीम क्या है? पीएम आशा के तहत जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, पहली चीज तो यह सरकार सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि जो किसान है ना, किसान को एक उचित मूल्य मिले फसल का, है ना। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है प्राइस डेफिशिएंसी, ठीक है। इस स्कीम के तहत एक कॉन्सेप्ट है प्राइस डेफिशिएंसी, जिसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए एमएसपी जो सरकार ने घोषित किया, ठीक है, और बाजार का मूल्य, ठीक है, बाजार का जो मूल्य है, इसके अंतर्गत जो डिफरेंस होगा, इन दोनों में डिफरेंस, इसको सरकार दे देगी, ठीक है। पहले सरकार कहेगी किसान को जाकर कि आप बाजार मूल्य पर बेच दो, अगर कम भी है बाजार मूल्य तो आप दे दो, ठीक है। उसमें जो कमी रहेगी फिर हम लोग आपको इसका अंतर आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो पूरा बोझ जो है वो सरकार पर नहीं आएगा, है ना। मार्केट मूल्य में उत्पाद को बेचा भी जाएगा और सरकार जो प्राइस का डेफिशिएंसी हो रही है वो सरकार पूरी कर देगी, ठीक है। तो पीएम आशा स्कीम जो भी आप लोगों ने, इसका मेन अल्टरनेटिव और मेन जो है उद्देश्य आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद कौन सी चीजें भाई, एक बॉडी है भाई एपेडा, APEDA, ये आपको पता है। इसको लेकर 2 फैक्ट याद रखना, एक तो यह वाणिज्य मंत्रालय के तहत है, ठीक है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत यह संस्थान है, और दूसरा यह, इसका मुख्य काम क्या है कि कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए संस्था को स्थापित किया गया। बस इसका याद रखिएगा, यह वाणिज्य मंत्रालय के तहत है, यह संस्था वर्क करती है, ठीक है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर बनता है। इसके बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम, ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है, ठीक है, 1955 का यह एक्ट है। इसके तहत चीजें देख लो भाई, ठीक है। इसके तहत 2 चीजें हैं, एक तो किसी आवश्यक वस्तु कौन सी होगी इसकी परिभाषा तय नहीं है, ठीक है। इसकी ऐसा नहीं है कि बताया गया है, ठीक है, परिभाषा नहीं दी गई इस एक्ट में, है ना। दूसरा, आवश्यक वस्तु, ये एक्ट है क्या कि अगर मान लीजिए जो जरूरत वाली, जो नीडेड वस्तुएं हैं, है ना, जो जरूरत, जैसे आलू प्याज वगैरह जो भी है, जो भी सरकार इसके अंदर ऐड करेगी, उन वस्तुओं की कीमत अधिकतम क्या होगी ये केंद्र सरकार निर्धारित कर सकती है ना। सरकार जो है अपने स्तर पर इसको देख सकती है, राज्य सरकार के लिए भी ये चीजें हैं। और साथ में एक चीज देख लीजिए, यह जो सूची होती है इसके तहत कि कौन सी वस्तुओं की जो सूची है, लिस्ट है, इसमें ऐड सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है, ठीक है। केंद्र सरकार जो है कौन सी आवश्यक वस्तुएं होंगी उस लिस्ट को ऐड करने का, कौन सी वस्तुएं और ऐड होंगी, वो केंद्र सरकार के तहत निर्भर करता है। तो ठीक है, इसको लेकर भी 2-3 सवाल जो बन सकते थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। इसके बाद कौन सी चीजें भाई, एक तो WTO में जो कृषि सब्सिडी का मुद्दा है, ठीक है, कभी भी कृषि को लेकर अगर कोई सब्सिडी के लेकर चीजें पूछे ना, तो ऑप्शन में अगर मान लीजिए कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो WTO की तरफ जाना ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। क्योंकि एग्रीकल्चर सब्सिडी का जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा डिस्कस होता है। अब इसमें एक बार सवाल यूपीएससी ने पूछा कि ग्रीन बॉक्स, ठीक है, और एम्बर बॉक्स जो है, यह न्यूज में रहते हैं, यह किससे जुड़ा हुआ टर्म
है ना। तो ये कृषि सब्सिडी से जुड़ा हुआ टर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। सवाल अभी लेटेस्ट पूछा गया था। दूसरा, और है क्या ये भाई, ग्रीन बॉक्स वो है जो सब्सिडी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू बॉक्स भी वो है, उसको लेकर ज्यादा रोक नहीं है। बट एम्बर बॉक्स वो है जो व्यापार को प्रभावित करती है। ऐसी सब्सिडी जैसे एमएसपी वगैरह हम लोग देते हैं तो डब्ल्यूटीओ उसको एम्बर बॉक्स के तहत ही रखता है कि यह आप भारत को बंद करनी होगी। दूसरा देखिए भाई, एक वर्ड पूछा था डब्ल्यूटीओ ने, डी मिनिमस लेवल, ठीक है। डी मिनिमस लेवल क्या है, यूपीएससी ने एक बार सवाल ये पूछा है, अंदर जाकर पूछ रहा है डब्ल्यूटीओ में। यह भी डब्ल्यूटीओ से जुड़ी अवधारणा है और कृषि सब्सिडी से जुड़ी अवधारणा है। इसके तहत क्या चीज है ये भी समझ लो। इसके तहत कहानी यह है कि जो विकसित देश हैं, ठीक है, जो विकसित देश हैं, कुल कृषि उत्पादन का लगभग 5% सब्सिडी दे सकते हैं और विकासशील देश जो हैं 10% तक सब्सिडी दे सकते हैं। ये जो लेवल डिसाइड कर लिया है ना, ये जो लेवल डिसाइड कर लिया है, इसको बोलते हैं डी मिनिमस लेवल, ताकि इससे ज्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते हो, है ना, एग्रीकल्चर के सेक्टर में। तो यह भी डब्ल्यूटीओ ने इस लेखा को निर्धारित किया है। तो यह अवधारणा पहले पूछी थी, किससे जुड़ा है, अब हो सकता है ये पूछ ले कि इसके अंतर्गत क्या है। तो ये भी चीजें मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दी है। उसके बाद भाई एक चीज बचती है लास्ट में, जल्दी से देख लो। कुछ क्रांति है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने देखा है हरित क्रांति। तो यह क्या था, ठीक है, अनाज उत्पादन पर केंद्रित है ये, ठीक है, अनाज का उत्पादन करना था। 1966 के दौर में हम लोगों ने हरित क्रांति को देखा। उसके बाद सफेद क्रांति, तो आप देखोगे दुग्ध के उत्पादन पर केंद्रित है ना, दुग्ध के उत्पादन पर केंद्रित है। पर जहां पर फंस सकता है ना क्वेश्चन, वो अच्छे से देख लो। एक तो लाल क्रांति किसको कहते हैं, ठीक है, लाल मतलब मांस का उत्पादन, इसको बढ़ाना है, ठीक है, मांस का उत्पादन जो है, लाल रेड वाला, दो तो याद रहेंगे ऊपर वाले, बट फंसेगा कहां, वहां पर वो चीज देख लो। एक तो रेड रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, मांस उत्पादन है। उसके अलावा एक है ग्रे, ठीक है, ग्रे देखोगे ना, ग्रे तो आपको दिखेगा उर्वरकों का उत्पादन, ठीक है। तो उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ग्रे रिवोल्यूशन को लाना जरूरी है। और लास्ट एक और देख लो आप लोग, गोल्डन, ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन, जिसको आप सुनहरी क्रांति भी बोल सकते हो, सुनहरी क्रांति भी बोल सकते हो। यह जो है बागवानी उत्पादन पर केंद्रित है, ठीक है, बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देना है, उससे जुड़ा। तो मुझे लगता है 3 पे सवाल फंस सकता है, एक ग्रे वाला, रेड वाला, और तीसरा आपका सुनहरा, क्योंकि गोल्डन जो रिवोल्यूशन है उस पर वर्तमान सरकार बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देना है, ठीक है, भारत में बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देना है। जम्मू कश्मीर वगैरह में भी सरकार कई सारी चीजें प्रयास कर रही है। एक चीज याद रखिएगा भाई, बागवानी के तहत एक प्रोजेक्ट भी है, चमन प्रोजेक्ट, है ना, उसका भी उद्देश्य यही है कि बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देना है। एक चीज और समझ लो, बागवानी का मतलब सिर्फ और सिर्फ फल और सब्जियां नहीं है, कभी भी याद रखिएगा भाई, सिर्फ फलों पर केंद्र नहीं है। मतलब जितने भी पौधे होते हैं, सुगंधित फूल होते हैं जो है ना, आयुर्वेदिक फूल होते हैं, इन सब चीजों को भी शामिल किया जाता है बागवानी में। तो अगर यूपीएससी डेफिनेशन भी पूछ ले तो उसको भी अच्छे से आप लोगों को डील करना है, ठीक है भाई। तो मुझे लगता है एग्रीकल्चर को लेकर इस संदर्भ में आप लोगों को चीजों को पढ़ना है। कुछ चीजें और भी होंगी जो कहीं ना कहीं पर आप लोगों को करंट अफेयर में दिख रही होंगी, बट मुझे लगता है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी था, किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और किस तरह की चीजों पर एग्रीकल्चर में फोकस करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, जल्दी मिलते हैं, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।